साथ शराब से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जहरीली शराब का कहर अभी भी जारी है। मौत का आंकड़ा बढ़कर 9 पहुंच चुका है। शंकर सरैया के योद्धा मांझी की मौत हो गई है। सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अभी भी 10 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। मोतिहारी से ये बड़ी खबर है। शराब से मौत की संख्या लगातार बढ़ रही है, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जहरीली शराब का कहर, मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़कर अब 9 पहुंच चुका है। शंकर सरैया के योद्धा मांझी की मौत हो गई है। सदर अस्पताल में इलाज लगातार चल रहा था। अब भी 10 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। तो आंकड़ा पहुंच चुका है। शराब पीकर मौत वालों में 9। मोतिहारी से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। शराब का आंकड़ा 9 पहुंच चुका है। शंकर सरैया के योद्धा मांझी की भी मौत हो गई। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा था। अभी भी 10 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 1 अप्रैल को त्रिकोलिया और रघुनाथपुर में कुछ लोगों ने जहरीली शराब पी। 2 अप्रैल को मौत का सिलसिला शुरू हुआ जो अब तक जारी है। 2 अप्रैल को किन किन की मौत हुई वो डेटा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। चंदू कुमार की मौत हुई, प्रमोद कुमार की मौत हुई 2 अप्रैल को, यानी कि 2 मौतें हुई। 3 अप्रैल को किन किन की मौत हुई वो भी देख लीजिए। परीक्षण मांझी की मौत हुई, संपत शाह की मौत हुई है और हीलालाल महतो की मौत हुई, यानी कि 3 अप्रैल को 3 मौतें हुई। 4 अप्रैल को लाल किशुन यादव की मौत हुई, लड्डू शाह की मौत हुई और मोहम्मद इलियास अंसारी की मौत हुई, यानी कि 4 तारीख को भी 3 मौतें हुई और 5 तारीख को अब योद्धा मांझी की मौत हो चुकी है। इस तरह से ये जो मौत का आंकड़ा है वो 9 पहुंच चुका है। 2 अप्रैल को 2 मौतें, 3 अप्रैल को 3, 4 अप्रैल को 3 और 5 अप्रैल को 1 मौत हो चुकी है। योद्धा मांझी की भी मौत हो चुकी है। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद जिला पुलिस और एक्साइज विभाग की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। अवैध शराब के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इसी दौरान एक्साइज विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। टीम ने जहरीली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट को बरामद किया है। एक्साइज पुलिस को सूचना मिली थी कि पिपरा कोठी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव के पास एक सिंचाई नाले में अवैध रूप से स्प्रिट छुपाकर रखी गई थी। सूचना मिलते ही एक्साइज टीम ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की। टीम ने जब नाले के ऊपर रखे गए ईख पर पराली से हटाया तो नीचे छिपाकर रखी गई 1 गैलन बरामद कर ली गई है। जांच में स्पष्ट हुआ है कि गैलन में जहरीली शराब बनाने के उपयोग होने वाला स्प्रिट रखा हुआ था। बताया जा रहा है कि बरामद स्प्रिट शराब तस्कर कन्हैया यादव और राजा यादव का है। इस मामले में पुलिस पहले ही राजा यादव को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि कन्हैया यादव अभी भी फरार बताया जा रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अवैध शराब की सूचना तुरंत पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड से 8 लोगों की मौत हो चुकी है और पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम एक्शन में दिख रही है। मोतिहारी के चिरैया, ढाका, अरेराज, संग्रामपुर और तुर्कोलिया के कई इलाकों में देसी शराब के धंधे के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में देसी शराब को नष्ट किया गया। साथ ही कई भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। बड़े पैमाने पर लोग यहां सिकरहना, गंडक और बूढ़ी गंडक नदी के किनारे शराब बना रहे थे और जमीन के नीचे भी शराब छिपाकर रखी गई। पुलिस ने घरों में छापेमारी कर भारी मात्रा में तैयार शराब के साथ नेपाली शराब भी जब्त की। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड के बाद मुजफ्फरपुर के सीमावर्ती इलाकों में भी पुलिस और उत्पाद विभाग ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। ताबड़तोड़ छापेमारी में कई अवैध शराब भट्टियों को ध्वस्त किया गया और भारी मात्रा में नौसादर गैस सिलेंडर के साथ ही चुलाई शराब बरामद की है। कैथैया इलाके में जमीन के अंदर बने तहखाने से विदेशी शराब भी जब्त की गई। साथ ही पुलिस की टीम ने सैकड़ों लीटर अर्धनिर्मित शराब को नष्ट किया है। तो 4 तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर झाड़ियों में शराब छुपाकर रखी गई, जमीन के नीचे तहखाना बनाकर। दूसरी तस्वीर में शराब पुलिस ने जब्त की है। तीसरी तस्वीर देखिए, झोपड़ी में शराब थी और चौथी तस्वीर पुलिस ने नदी किनारे से ये शराब पकड़ी है। पुलिस एक्शन में दिख रही है, लेकिन 9 लोग जो मौतें हुई हैं उसके बाद कई सवाल बार बार फूट पड़ रहे हैं। हुई है
तो बॉर्डर एरिया में संयुक्त टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी कर रही है। और ऐसे भी आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर जिले में मद्य निषेध विभाग की और पुलिस विभाग की काफ़ी अच्छी रिकवरी होती है। हर एक महीने लगातार जो है ये लोग नज़र बनाए रखते हैं और कई इन्फॉर्मेंट्स के माध्यम से सूचनाएं भी हम लोगों को प्राप्त होती है। जी, हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, खास करके जो दियारा क्षेत्र है, जहाँ की सुदूर इलाके हैं, वहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। जो भी सूचना मिल रही है उस पर कार्रवाई कर रही है। श्वान दस्ते का इस्तेमाल किया जा रहा है। मद्य निषेध की टीम के साथ भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और आगे आने वाले समय में लगातार छापेमारी कर रहे हैं। बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां चकिया थाना के गबंद्रा गांव में मदरसे से फिर हथियार मिलने का मामला सामने आया। पुलिस को सूचना मिली थी कि मदरसे में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए हथियार रखा गया, जिसके बाद चकिया थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, हथियार को अपने कब्जे में लिया। वहीं 3 युवक को हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि इसी इस्माइलिया मदरसे में पिछले साल पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी गिरफ्तार किया गया था। इस बार फिर मदरसे में हथियार मिलने से सनसनी फैल गई। बड़ा सवाल है कि आखिर मदरसे में हथियार की सप्लाई कौन करता है, हथियार किस घटना को अंजाम देने के लिए लगाया गया था, जो जांच का विषय है। स्थानीय निवासी असगर अली ने बताया कि यह मदरसा काफी विवादित मदरसा रहा। यहां पर पहले भी कई बार अपराधियों का जमावड़ा लगता था। पीएफआई का सक्रिय सदस्य भी इसी मदरसे में गिरफ्तार हुआ था और एक बार फिर हथियार मिलने से इस मदरसे की पोल खुल गई। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अवनीश कुमार सिंह। ये खुद एक आदमी को मारने आए थे, एक महिला को, जिसके लिए उस वक्त हम सऊदी अरब में थे। तो मेरे भाई के बीवी को मारने आए थे, तो इसलिए उसके लिए भी आवेदन सऊदी अरब से ही एसपी महोदय को मेल किया गया है। तो इन लोग का एक्टिविटी पहले से ही गलत रहा है। अब उसमें जब सुबह में हम ये सारा हंगामा देखे वहाँ हम गए हैं, तो खुद मौलाना फारूक जो हैं वहाँ पे जो भी जांच अधिकारी महोदय थे, उनके सामने कैमरे पे मेरा नाम लेकर के बोल रहा था कि हाँ इनको 5:40 में देखा गया है। तो भैया मदरसा ये है, हम बगल के हैं, नमाज पढ़ने में सुबह गए हैं। अच्छा गए हैं तो फ्रंट में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चेक कीजिए, उसमें ऑलरेडी हम मौजूद हैं। फंसा रहे आप, ठीक है ना? तो फंसाने की नीयत से हमारा ये नाम रखा है। रूम का चाबी, हाँ, वो दोनों रूम का चाबी उसके पास है। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है और देखिए इसी मदरसे के कैंपस से एक पिस्टल जो है वो पुलिस को मिली है। पुलिस को ये जानकारी मिली थी कि इस मदरसे में कुछ संदिग्ध जो हैं वो हैं और उसी शक के आधार पर पुलिस ने जब कोई सूचना मिली थी कि कुछ हथियार भी यहाँ जमा है, वैसी स्थिति में पुलिस की एक टीम बनी और जो यहाँ के चकिया के एसडीपीओ हैं संतोष कुमार सिंह, उनके नेतृत्व में, और टीम ने जांच किया तो एक पिस्टल बरामद हुआ है, कुछ कागजात भी बरामद हुआ है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। देखिए लगातार ये इलाका जो है वो पीएफआई से जुड़ा इलाका है और कई पीएफआई से जुड़े सदस्य जो है इन इलाकों में मिले हैं। तो वैसी स्थिति में मदरसे के कैंपस में एक पिस्टल मिलना ये बड़ा जांच का विषय है। वैसी स्थिति पुलिस पूरे एंगल से जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग हैं, किनकी जब यह पिस्टल था, ये पूरी तहकीकात का मामला है। लेकिन ये बड़ा मामला सामने आया है कि एक पिस्टल जो है वो मदरसे के कैंपस से मिला है। अवनीश कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। और मदरसे में हथियार मिलने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मसलन आखिर मदरसे में हथियारों का काम क्या है, मदरसे में हथियार रखने का मकसद क्या है? कहीं किसी बड़ी घटना की साजिश को अंजाम देना मकसद तो नहीं? आखिर मदरसे में कौन पहुंचा रहा है हथियार? क्या मदरसे की आड़ में कुछ और भी चल रहा है? क्या अपराधियों का अड्डा बन चुका है मदरसा? ये तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं इस तस्वीर के बाद। अब बड़ी खबर किशनगंज से, जहां भ्रष्ट अधिकारी एसडीपीओ गौतम कुमार से जुड़े मामले में आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में टीम दोबारा किशनगंज पहुंची और केल बागान स्थित उनके नौकरानी पारो के किराए के मकान पर जांच की है। इसके अलावा डीटीओ कार्यालय में संबंधित वाहनों के कागजात की भी गहन जांच की गई। मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों से भी सहयोग लिया गया। जमीन और चल अचल संपत्तियों की भी जांच की जा रही है। तो दो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर पारू की, जिसके घर की तलाशी ली गई है, आर्थिक अपराध इकाई ने यह कार्रवाई की। दूसरी तस्वीर में वो कार्रवाई देख पा रहे हैं। एसडीपीओ गौतम कुमार की नौकरानी बताई जा रही है पारो। टीम दोबारा किशनगंज पहुंची और उसके जो घर है उसकी भी जांच की गई है।
किसान महीनों की मेहनत से खेतों में फसल उगाता है, लेकिन जब वही फसल उसकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाए तो दर्द का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। बिहार के भोजपुर जिले के आरा में आग की एक चिंगारी ने सैकड़ों बीघे में लगी गेहूं की फसल को पल भर में खाक कर दिया। किसानों के सामने अब बड़ा संकट है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धरती पुत्र किसान दिन रात मेहनत करके खेतों में फसल उगाता है ताकि दुनिया की थाली भरी रहे, लेकिन सोचिए उस किसान पर क्या गुजरती होगी जब उसकी महीनों की मेहनत उसकी आंखों के सामने ही जलकर राख हो जाए। बिहार के भोजपुर जिले के आरा से एक ऐसी ही दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां की एक चिंगारी ने सैकड़ों बीघे में खड़ी गेहूं की फसल को राख में तब्दील कर दिया और किसानों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के बनाही, बनकट और रुद्रनगर गांव के बधार की है, जहां कुछ ही देर में खुशहाली के सपने राख में तब्दील हो गए। सैकड़ों बीघे में लहलहा रही गेहूं की फसल अब सिर्फ जली हुई बालियों और राख में तब्दील हो चुकी है। 6 महीने की मजदूरी जो है हम लोग का, किसानों का, पूरी तरह जल के नष्ट हो गया। और खाने पीने के लिए, अपने खाने पीने के लिए, देश को खिलाने के लिए किसान मजदूरी करता है, पैदा करता है और सेकंड में घंटों में पूरा जलकर। बहुत सारे किसान मान लीजिए कि कुछ इधर उधर से लेकर के कर्जा, उन लोग का क्या होगा, मतलब इस पूर्णतः निर्भर इसी पर है। उनके बच्चे के पढ़ाई, घर का खर्चा, मवेशी, दवाई, बहुत सारी परेशानियां हैं। नुकसान हो। किसान कहते हैं कि दोपहर के वक्त अचानक से खेतों से धुआं उठने लगा। जब तक लोग खेत तक पहुंचते दौड़कर, तब तक आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते करीब 500 बीघे में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। किसानों के मुताबिक ताड़ के पेड़ के पास से गुजर रही 11,000 वोल्ट बिजली लाइन में शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे निकली चिंगारी ने खेतों में खड़ी फसल को तबाह कर दिया। उस समय तक अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर आती तो इधर जलता नहीं सब, क्योंकि बहुत दूर आग थी। लेकिन आते आते 2 घंटा 3 घंटा लग गया गाड़ी आने में। और गाड़ी का इतना तेज आग था, वो देखिए ये सब दिखाई दे रहा है, वहां से आग पकड़ा है और वहां तक जाने में बहुत टाइम लगा था उसको। लेकिन लोग का आते आते और गाड़ी को आते आते बहुत टाइम लग गया, इसलिए सारा जल गया। नुकसान तो पूरे गांव का 500 बीघा के ऊपर ही हुआ है। 500 बीघा से ऊपर पूरा जल करीब पूरा जल कर पूरा जल के राख हो गया। चारों ओर दिख रहा है सब बाल गेहूं। किसानों ने शोर मचाया, आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तेज हवा और सूखी फसल की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, लेकिन जब तक दमकल की टीम पहुंचती तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया था। इस अगलगी में करीब 5 गांव के सैकड़ों किसानों की फसल जल गई, उनके अरमान जल गए, उनके सपने जल गए। किसानों का कहना है कि इसी फसल के सहारे उनके बच्चों की पढ़ाई, इलाज, घर में जरूरी खर्च चलते थे। अनाज के साथ साथ पशुओं के चारे का संकट भी खड़ा है। किसान घटना के बाद कहते हैं कि नेता तो कई आए, लेकिन किसी को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया। गाड़ी आयल बहुत लेट जल गई। अच्छा, मैंने गाड़ी पहले आ जाए तो कुछ बच जाए। अच्छा, तरारू कितना खेत चलल? 15 कट्ठा। 15 कट्ठा में जल गई पूरा। कैसे फिर अब चली? अब वैसे ही अब किन खाली जाइए, आलू क्या है। 4 घंटा 12 बजे 11:30 बजे से गाड़ी, 2:45 बजे आग बुती, तब बड़ी गाड़ी जल गई, तब गाड़ी आई। सब जलने के बाद गाड़ी आई है। गाड़ी रहता तो बच जाता। हाँ, नहीं शाहपुर थाना में है, न करनायपुर थाना में है, न बिहिया थाना में है। जब न्यूज 18 की टीम आरा से करीब 45 किलोमीटर दूर ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो खेतों में फैली राख और जली हुई बालियां किसानों की टूटी उम्मीदों की कहानी को खुद ब खुद बयां कर रहे थे। महीनों की मेहनत कुछ ही मिनटों में राख हो गई। अब इन किसानों की नजरें सरकार से मिलने वाली मदद और मुआवजे पर टिकी हैं। न्यूज 18 के लिए आरा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के विकास को लेकर बड़ा तंज कसा है, बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया कि बिहार के विकास पर सवाल उठाए, हर मोर्चे पर बिहार को फेल बताए, अपराध रोजगार को लेकर सवाल उठाए, पलायन, निवेश और आय पर भी निशाना साधा। डबल इंजन की सरकार पर कई सवाल तेजस्वी यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर पूछे हैं। बिहार के विकास को लेकर इनमें सवाल पूछे हैं, हर मोर्चे पर बिहार को वो फेल बता रहे हैं। अपराध रोजगार को लेकर उन्होंने सवाल पूछा है, पलायन, निवेश और आय
पर भी तेजस्वी यादव ने यह पोस्ट किया है। इस समय तेजस्वी यादव का पोस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, एक लंबा चौड़ा पोस्ट जिसमें तमाम सवाल उन्होंने पूछे हैं। देश में बिहार की क्या स्थिति है, साक्षरता दर क्या है, बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, अपराध के क्षेत्र में बिहार किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये तमाम वो सवाल है जो तेजस्वी यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर पूछे। अब बिहार के विकास को लेकर तेजस्वी यादव के पोस्ट और आंकड़ों पर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया है। नीरज कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर तेजस्वी यादव के हर आरोप का जवाब दिया और लिखा कि तेजस्वी के इस पोस्ट में पुराना खेल है, राम नाम की माला जपो लेकिन लालू राबड़ी के जंगल राज को भूल जाओ। आपने बिहार के नकारात्मक इंडिकेटर को लिस्ट किया है, लेकिन सच्चाई है कि आपके पिता के 15 साल 1990 से 2005 के राज में बिहार इससे नीचे था और 2005 के बाद नीतीश कुमार और एनडीए बिहार को आगे लेकर आए हैं। आपकी बातें झूठ का पुलिंदा है, ये बिंदुवार जवाब जो आपकी बातों का पर्दाफाश करती है। और इसी के साथ नीरज कुमार ने यह लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। अब बिहार के विकास के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बहस के कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आपके सामने हुबहू रखते हैं। बताते हैं कि तेजस्वी के आरोप पर बीजेपी के नीरज कुमार ने किस तरह से जवाब दिया है। तेजस्वी का आरोप, बीजेपी का जवाब इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। डबल इंजन की सरकार को उन्होंने घेरा। आरोप है कि 1990 से 2005 के 15 साल क्यों भूल गए और देश में सबसे कम साक्षरता दर का सवाल पूछा गया तो 2001 में साक्षरता 47%, 2011 में ये 61.8% हो गई। सबसे कम प्रति व्यक्ति आय के सवाल पर जवाब दिया गया है कि 2005 से पहले प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे थी। देश में सबसे अधिक अपराध बिहार में, तो इसके जवाब में 1990 से 2005 में किडनैपिंग का राज था। सबसे कम प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में। NITI रिपोर्ट में बिहार ने सबसे तेज प्रोग्रेस की है, यह जवाब दिया गया है। देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से है। आरजेडी राज में तो इंडस्ट्री भाग गई थी। हिंसक अपराध और अपहरण में अव्वल आरजेडी राज में किडनैपिंग 15,000 प्लस सालाना थी। बिहार में सबसे कम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्कूल एनरोलमेंट बढ़ा है। टीचर स्टूडेंट्स रेशियो सुधरा है। तो तेजस्वी के ट्वीट पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। पिताजी के संदेश को लेकर केरल गए थे, अपनी उपलब्धियों को जाकर केरल में बताते। जमीन लेकर नौकरी देने का इनका काम था, लेकिन आज लाखों शिक्षकों की बहाली हो रही है। चरवाहा विद्यालय जो इनका रोल मॉडल था। राजनीतिक पर्यटक के रूप में बिहार लॉन्च किए और बिहार आने के बाद ट्विटर पर अपना बयान दे रहे हैं। अरे जनता ने आपको क्विट कर दिया है, आपके बयान को कोई तवज्जो देता है? डैड का सम्मान लेकर गए थे मैसेज केरलम में, तो वहां बताते ना कि हमारे माँ पिता जब शासन में इस बिहार में थे तो हमने कुल नियुक्ति बीपीएससी से 19,538 किया था और शिक्षक नियुक्ति 33,499। एक खानदान लालू जी का, ज्यादा नहीं, एक खानदान के 23 लोगों को विधानसभा और विधान परिषद में नौकरी दी गई थी। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। रोज सुबह उठ करके कुछ न कुछ झूठा ट्वीट करना, गलत आंकड़े पेश करना शायद आपकी आदत हो गई है। बिहार की जनता ने आपको आत्ममूल्यांकन करने के लिए कहा है। इन्हीं सब बातों से आप विपक्ष में बैठकर आत्ममूल्यांकन करिए। बिहार पिछड़ा राज्य तब था जब बिहार में जंगल राज था, आपके माता पिता की सरकार बिहार में थी। आज बिहार हर क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। बिहार का जीडीपी राष्ट्रीय औसत से काफ़ी बेहतर है। प्रति लाख व्यक्ति अगर अपराध की बात करेंगे तो बिहार कई एक राज्यों से बेहतर स्थिति से भी स्पष्ट होता है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विकास के सूचकांक के मामले में फिसड्डी राज्य कहीं ना कहीं माना जाता है और बिहार को फिसड्डी बनाने में डबल इंजन सरकार की भूमिका है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
लालू फोबिया और तेजस्वी फोबिया में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता अनर्गल पर लाभ करते हैं। बिहार अपनी कुल जीडीपी का 81% तो सिर्फ कर्ज का ब्याज चुका रहा है। पिछले 15-16 वर्षों में बिहार भारत में सर्वाधिक कर्ज लेने वाला राज्य बन चुका है। बिहार की आर्थिक स्थिति तो तबाह बर्बाद हो ही गई है, तो जाहिर सी बात है पैसों से ही सब कुछ चलना है, तो सारी चीजें लगभग तबाह हो गई हैं। सीएजी ने लगातार 2 वित्तीय वर्षों में घोटालों की आशंका जताई है। सरकार हिसाब नहीं दे रही है, तो भ्रष्टाचार, घोटाले, संगठित लूट ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 9वीं फेल तेजस्वी यादव जी, आप पढ़े लिखे रहते तो आपसे कुछ उम्मीद भी करता बिहार, लेकिन आप तो 9वीं फेल निकले। अरे आप तो बिहार को आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। आपके पिताजी ने बिहार को तो लूट लिया था, लेकिन अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे भी बढ़ रहा है और हर एक सूचकांक पे अव्वल दर्जा प्राप्त कर रहा है। एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने सरकार गठन और मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार में कल भी एनडीए की सरकार थी और आज भी है और कल भी एनडीए की सरकार ही रहेगी। बीजेपी जेडीयू में बड़ा भाई छोटा भाई के सवाल पर कहा कि जहां कोई बड़ा और छोटा भाई नहीं होता, दोनों भाई भाई हैं। वहीं खुद को मुख्यमंत्री की रेस वाले सवाल पर कहा कि वे सेवक की रेस में हैं, उसी में रहेंगे। सरकार कल भी एनडीए का था, आज भी एनडीए का है, कल भी एनडीए का रहेगा। न कोई बड़ा भाई होगा, न कोई छोटा भाई होगा। भाई भाई होता है, भाई का सौहार्द सामाजिक सद्भाव बढ़ाएगा और समृद्धि बिहार को लाएगा, विकसित बिहार बनाएगा। सीएम के देश में सर भी है, सीएम के देश में सर भी है। कौन सर हैं? आप सर। मैं नहीं हूँ, मैं सेवक के रेस में हूँ, बाकी किसी रेस में नहीं। बड़ी खबर दानापुर से, जहां फर्जी कस्टम अफसर बनकर करोड़ों के सोने की ठगी का मामला सामने आया। घटना खगौल थाना क्षेत्र के दानापुर स्टेशन के पास की। बताया जा रहा है कि 2 व्यवसायी राजकोट से भारी मात्रा में सोना ट्रेन के जरिए पटना के बाकरगंज जा रहा था। इसी दौरान दानापुर स्टेशन के पटना जाने के क्रम में खगौल थाना क्षेत्र के आरओबी के पास कुछ अज्ञात अपराधियों ने दोनों लोगों को रोक लिया। अपराधियों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताते हुए जांच के नाम पर सोना अपने कब्जे में ले लिया और फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने खगौल थाना में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। अंतर्गत एक ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 2 व्यक्ति राजकोट से ट्रेन से सोना लेकर आ रहे थे। दानापुर रेलवे स्टेशन के बाहर कुछ अज्ञात लोगों ने उनके साथ कस्टम ऑफिसर का झांसा देकर सोने की ठगी कर ली गई है। सूचना मिलते ही खगौल थाना द्वारा इसमें प्रारंभिक अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। अनुसंधान के क्रम में सोना मालिक से भी बात की गई है। सोना मालिक द्वारा आवेदन के आधार पर ठगी किए गए सोने की पुष्टि की जाएगी। इसमें पुलिस सभी दिशाओं में अनुसंधान कर रही है। मैनुअल और टेक्निकल इंटेलिजेंस के सहारे से इसमें जो ठगी करने वाले व्यक्ति हैं उनका पहचान की जा रही है।